नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एग्रीफेयर क्लासेस के लेक्चर में। और आज हम बात करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर इरिगेशन के बारे में और ड्रेनेज के बारे में। क्या होता है इरिगेशन यानी कि सिंचाई, और क्या होता है जल निकासी के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें। और आपको मैं बता दूं कि इससे पहले हमने सीयूटी आईसीआर के ऊपर काफी सारे जो है लेक्चर चैनल पे डाल चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट जरूर से चेक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के और समझ लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद हम समझेंगे इसके सोर्सेज इरिगेशन मतलब कि सिंचाई करने का क्या-क्या स्रोत हो सकता है, वाटर की रिक्वायरमेंट के बारे में समझेंगे, शेड्यूलिंग समझेंगे, मेथड ऑफ इरिगेशन ड्रेनेज समझेंगे, वाटरशेड क्वालिटी समझेंगे और लास्ट में हम समझेंगे एग्जाम मेटा समरी। इसमें हम समझेंगे कि आपको इन सभी चीजों को कैसे आपको याद करना है, कैसे आप एग्जाम्स में अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में हम समझेंगे। वीडियो को इन तक देखें बिना स्किप किए हुए। और आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर आपको लग रहा होगा कि सिर्फ ये इंग्लिश या फिर सिर्फ ये हिंदी का लेक्चर है, तो बिल्कुल नहीं है। ये है बाइलिंगुअल लेक्चर जिसमें हम इंग्लिश में भी बताएंगे, हिंदी में भी बताएंगे। तो इसमें अभी कोई भी कठिनाइयां नहीं होगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो बेझिझक आप कमेंट करके बताएं। सबसे पहले हम समझेंगे इरिगेशन क्या होता है। इरिगेशन मतलब हिंदी में से हम कहते हैं सिंचाई। और सिंचाई से आपके दिमाग में एक ही चीज आता होगा, सिंचाई यानी कि पौधों को पानी देना, उसे हम कहेंगे इरिगेशन। अगर वही डिफिनेशन की बात कर लेते हैं तो इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। मतलब प्लांट की ग्रोथ के लिए जो हम पानी देते हैं उसे हम इरिगेशन कहते हैं, यानी कि सिंचाई कहते हैं। यही यहाँ पे लिखा है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल टू असिस्ट क्रॉप ग्रोथ ड्यूरिंग इनएडिक्वेट रेनफॉल। मतलब बारिश के अलावा जो पानी हम देते हैं, जो हम सिंचाई करते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन और सिंचाई एक होता है। हिंदी में कहते हैं सिंचाई, इंग्लिश में कहते हैं इरिगेशन। तो आपको कोई भी यहाँ तक अभी डाउट नहीं होगा। अब हम समझ लेते हैं ड्रेनेज। ये दोनों आप डिफरेंस समझ जाएंगे तो फिर आपको आसान हो जाएगा पूरा इस चैप्टर को समझने में। दूसरा होता है हमारा ड्रेनेज। ड्रेनेज का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे। ज्यादा कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं, फिगर में आपको समझ में आ रहा होगा। ये सैड इमोजीज और ये हैप्पी इमोजीज है। यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो चुका है, जो कि पानी जमा हुआ है रूट में। तो ये रूट जोनल खराब हो जाएगा। ज्यादा देर तक अगर पानी में किसी प्लांट को आप रखेंगे तो वो डैमेज हो जाएगा। नॉट मैं एक्वेटिक प्लांट को छोड़कर की बात कर रहा हूँ, जो सॉइल में लगा हुआ होता है उसकी बात कर रहा हूँ, क्रॉप्स की बात कर रहा हूँ। और वही यहाँ पे अगर प्रॉपर ड्रेनेज होता है, ड्रेनेज करने का मतलब कि एक ऐसा रास्ता जहां से पानी को निकाला जा सके, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जल निकासी। तो ये आप इजी से समझ पा रहे हैं। अगर डेफिनेशन की बात कर ले तो ड्रेनेज इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सेस वाटर फ्रॉम सॉइल और लैंड, उसे हम कहेंगे ड्रेनेज। आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। बोथ आर क्रिटिकल फॉर मैक्सिमाइजिंग क्रॉप यील्ड्स। क्रॉप को अच्छी यील्ड देने के लिए, मतलब अच्छी फसल देने के लिए दोनों चीजें जरूरी है। पानी भी जरूरी है और ज्यादा पानी ना भी जरूरी है। ठीक है, पानी जरूरत है जितना उसको जरूरत है, पौधे को उतना ही पानी देना है। ज्यादा जो एक्सेस अगर वाटर हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, वाटर लॉगिंग की समस्या होती है और प्लांट आपका डेड हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन। मतलब कि क्या स्रोत है, सिंचाई का क्या स्रोत है। तो बहुत सारे स्रोत है। पहला तो आपको पता होगा कि एक रेन वाटर होता है, जिसे हम क्लाउड्स कहते हैं। क्लाउड के द्वारा, मतलब जो बादल के द्वारा जो बारिश आती है, एक वो सोर्स हो गया जिसे हम कहेंगे रेन। ठीक है, एक ये नेचुरल सोर्स हो गया। उसके अलावा क्या है हमारे पास, हमारे पास है रिवर, हमारे पास है पॉन्ड, हमारे पास डैम, हमारे पास है वेल। ठीक है, वेल पॉन्ड्स कह सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो हमारा क्या है, सिंचाई करने का स्रोत है। तो हम नेचुरल उसके साथ साथ मैनमेड दोनों हम समझेंगे। नेचुरल में आपका बारिश हो गया, जो नेचुरल तरीके से पानी आती है। और नहर भी कहे तो रिवर आपका नेचुरल है, उससे भी आपको पानी लाना होगा, तो वो नेचुरल प्लस मैनमेड में इसको काउंट कर सकते हैं। पूरी तरह वो नेचुरल नहीं होगा। रिवर तो नेचुरल है, लेकिन प्रोसेस जो है फील्ड में अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो नेचुरल नहीं है, वो मैनमेड है। मतलब कि आप वहां से पानी लेकर के जो डालते हो प्लांट को, तो उसमें ह्यूमन का यूज होता है। तो इसके लिए मैं बता रहा हूं। और ये डैम जो है वो मैनमेड है, वेल भी मैनमेड है। ठीक, तो अब क्या होता है, क्या रेनफॉल को हम क्या कर देंगे, बरसात। तो प्राइमरी नेचुरल सोर्सेज बट हाईली इरेटिक एंड सीजनल, मॉनसून डिपेंडेंट जो होता है उसे हम कहते हैं रेनफॉल। रेनफॉल मतलब बारिश, मतलब वर्षा। ठीक है, तो मतलब जो मॉनसून के सीजन में जो बारिश आती है, बारिश आने का मंथ क्या होता है हमारा, जुलाई वाला मंथ होता है। जुलाई अगस्त वाला मंथ जो होता है, जून के बाद से ही आने लगता है। बहुत जगह बहुत पहले आ जाता है, बहुत जगह बहुत
लेट से आता है, ठीक है। लेकिन वही 2-3 मंथ होते हैं जो बारिश के मतलब हर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग माने जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे बारिश हमेशा देखने को मिलता है, कम या कहीं कहीं ज्यादा। तो एनुअल रेनफॉल के हिसाब से जो है हम प्लांट को क्या करते हैं, प्लांट को ग्रो करते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है एनुअल, हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कनाल। कनाल यानी कि नहरें। नहर आपने देखा होगा गांव वगैरह में नहर होता है, या फिर ऐसे अगर आप ज्योग्राफी कभी पढ़े हो तो आपको पता होगा कि कैनाल्स कहाँ कहाँ से होते हैं, बचपन में भी आपने पढ़ा होगा। तो अगर आपने देखा है कैनाल तो बहुत अच्छी बात है। नहरें अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ, नहर जो होता है वो एक बड़े से कह सकते हैं कि नदी, नदी से जो पानी का जो रास्ता निकलता है अलग अलग से, ठीक है, उसे हम कहते हैं नहर। जो कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल होकर के जाता है, वो सिंचाई के लिए हम इस पानी का इस्तेमाल करते हैं, इसे हम कहेंगे नहर। वो क्या होता है, सरफेस वाटर जो होता है वो डाइवर्ट होता है अलग अलग, जैसे रिवर से, डैम से पानी निकला हुआ जो है एक जगह से हम दूसरे जगह इसको भेजते हैं। जैसे कि आपको कहाँ देखने को मिलता है ज्यादातर नहर, तो वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश साइड में बहुत ज्यादा नहर देखने को मिलता है, हालांकि बिहार में भी देखने को मिलते हैं। टैंक्स की बात कर लेते हैं, यानी कि तालाब। तो तालाब जो होता है एक रिजर्वर की तरह बनाया जाता है, कंस्ट्रक्टेड किया जाता है। वो एक स्लोपी टाइप का रूप होता है जिसे हम रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं और इसे हम आफ्टर यूज करते हैं, जब जब कि पानी की किल्लत होती है या कमी होती है, जब हमें रिक्वायरमेंट होती है पानी की, तो हम इस रिजर्वर से पानी को लेते हैं। यहाँ एक डैम जैसा एक सिस्टम बनाया जाता है जहां से पानी इसकी कनाल को खोल दी जाती है, और यहाँ से पानी जो है वो कनाल के थ्रू क्या होता है, खेतों में चले जाते हैं। वो ये अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु साइड में ज्यादा देखने को मिलती है, ड्यू टू हार्ड एंड रॉकी टेरेन, ठीक है। यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम समझ लेते हैं वेल और ट्यूबवेल के बारे में। वेल मतलब होता है कुआं। कुआं आपने बहुत लोग देखे होंगे, कुआं या फिर आप कह लो कि अपने घर घर के आसपास ही देखे होंगे, ज्यादा जगह दूर की बात नहीं है, गांव वगैरह में आपको कुआं देखने को मिलते हैं जिसे हम कहते हैं वेल, ठीक है। वेल मतलब कुआं। तो इसे हम क्या करते हैं, इससे हम बाल्टी के माध्यम से यानी कि बकेट के माध्यम से, रस्सी के माध्यम से पानी उसमें से निकालते हैं, और वापस से क्या करते हैं, वापस से हम इसे फील्ड में डाल देते हैं, सिंचाई करते हैं। तो ये एक प्रोसेस था, ये बहुत पुराना प्रोसेस था। उसके बाद जो है वो ट्यूबवेल का निर्माण हुआ, बोर्डिंग का निर्माण हुआ, जिसमें से हम रिवर से या फिर हम ग्राउंड वाटर को, हम पानी को खींच करके फील्ड में देते हैं। जो पंप के द्वारा जो पानी दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे वो ओपन फ्लड मेथड होता है। तो अभी मेथड पे हम बाद में आएंगे, फिलहाल आपको मैंने बता दिया है कि क्या क्या तरीके, क्या क्या स्रोत है पानी को देने का, ठीक है। तो ये ग्राउंड वाटर से जो पानी खींचा जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है मोटर्स को चलाने के लिए, या फिर डीजल पंप्स वगैरह का भी यूज किया जाता है। ट्यूबवेल आपको समझा दिया है, ट्यूबवेल जो एक हैंड ट्यूबवेल होता है जिसे हम कल कल कहते हैं, ठीक है, चापा कल कहते हैं। तो वो आपने देखा होगा, जो कि आपको मैं हल्का सा ड्रॉ करके बता देता हूँ कि चापाकल इन द सेंस कैसा देखने को मिलता है। इस टाइप के चापाकल होते हैं, इस टाइप के हैंड्स होते हैं, ठीक है, इस टाइप के, जो कि हमारे सनी पाजी, सनी देओल जो है वो गदर में उखाड़े थे, ठीक है, इस मूवी में, इसको हम चापाकल कहते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउस जो है वो ये यूज कर चुका है, ठीक है। अब जो है वो टैप देखने को मिलता है। टैप हालांकि जिसे हम कहते हैं नल, ठीक है, नल अब देखने को मिलता है, लेकिन पहले कल देखा जाता था, इसे हम कहते हैं टैप, ठीक है। तो अब बहुत सारे तरीके आ चुके हैं नए नए, बहुत सारे हम प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, और किन चीजों का यूज करके कैसे कैसे फील्ड में अप्लाई किया जाता है। तो वाटर रिक्वायरमेंट हम समझ लेते हैं, फसलों की जल आवश्यकता, मतलब किसको कितना जल मतलब पानी चाहिए, ठीक है। देखिए टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्ट फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ। अब हर प्लांट, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा प्लांट हम बात कर रहे हैं, एक वीट की बात कर रहे हैं, ठीक है, वीट का जो प्लांट है, क्रॉप कह लीजिए, एक प्लांट तो हम नहीं शो करते हैं, इससे हम क्रॉप कहेंगे। तो इस क्रॉप में वो 100, जब हम इसकी बुआई करते हैं, बुआई से लेकर के हार्वेस्ट तक का टाइम में हम कितनी बार जो है उसको पानी देते हैं, वो डिपेंड करता है इसकी रिक्वायरमेंट पे। और रिक्वायरमेंट तय होती है
कि हमें पानी कब कब देना है और कितना कितना मात्रा में देना है। ठीक है, तो इसके स्टेजेस होते हैं, हालांकि अभी तो इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम इसमें बात अभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ऑप्टिमम जो है ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए हमें पानी देना है, और जितना ही देना है जितना की जरूरत है। ठीक है, तो ये आपका मूल मंत्र है। आप देख सकते हैं, वाटर WR मतलब वाटर रिक्वायरमेंट, और ET मतलब क्या होता है, ET जितना ऑप्टिमल यूज होता है, साथ में एप्लीकेशन लॉसेस को हम देख लेंगे और स्पेशल नीड्स को देख करके ही हम पानी को देंगे। तो पानी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्लांट्स पे डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू सीजन भी डिपेंड करता है। ठीक है, क्लाइमेट सीजन भी डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि सेम प्लांट हम हर जगह ग्रो कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। हालांकि अब हाइब्रिड्स कुछ आ चुके हैं जो बहुत अलग अलग, जो नेटिव्स के कुछ प्लांट्स है जो आप अलग अलग स्टेट्स में ग्रो कर सकते हैं, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग है। कहीं कहीं वाटर जो है वो कम चाहिए, किसी को मास चाहिए। स्पेशल नीड एग्जांपल तो देखिए, पडलिंग इन राइस फील्ड। पडलिंग होता है, एक तरीका है धान की रोपाई जो होता है, उसमें हम क्या करते हैं, कदवा करते हैं, मड। ठीक है, मड बनाते हैं, मडी कदवा करते हैं उसमें रोपने के लिए, मतलब उसमें धान लगाने के लिए। तो इसमें पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, धान को ज्यादा पानी चाहिए होता है। ठीक, वही अगर मिलेट्स की बात कर लेते हैं तो मिलेट्स को बहुत कम पानी चाहिए होता है, 200 से लेके 300 mm तक पानी चाहिए होता है। वही वीट की बात करते हैं, 450 से 650 mm तक पानी चाहिए होता है। और राइस की बात करें तो 1200 से 1500 mm तक राइस को पानी चाहिए होता है, जो कि शुगर केन और राइस में बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगर क्रॉप्स की बात कर ले रहे हैं, तो अगर क्रॉप्स की बात, एनुअल क्रॉप्स की बात करेंगे, सीजनल क्रॉप्स की बात करेंगे, तो आप राइस का एग्जांपल दे सकते हैं। अगर आपको बाइनुअल या फिर एनुअल क्रॉप्स की बात करेंगे तो वहां पे आप शुगर केन भी दे सकते हैं, कैश क्रॉप में आता है शुगर केन। चलिए, तो अब हम आगे बात कर लेते हैं इरिगेशन के बारे में। शेड्यूलिंग मतलब सिंचाई की निर्धारण कैसे, किस पैरामीटर पे जो है वो सिंचाई की जाती है, तो ये भी आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिंचाई से ही डिपेंड करेगा कि आपके पानी कब कब यूज होने वाला है। तो पैरामीटर क्या है, एक है पहला क्रिटिकल स्टेज ऑफ ग्रोथ। जब जब आवश्यक मतलब जैसे पहला आपने सीड को सॉ किया, उसमें से जब जर्मिनेशन निकले, ठीक है, तो जर्मिनेशन निकले उस टाइम हमको पानी नहीं देना है। जब जब जर्मिनेट होकर थोड़े से पत्ते उसमें से दिख जाएंगे, पत्ते निकल जाएंगे थोड़े, तब आपको पानी देना है। उसके बाद थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे तब देना है, और जब फ्लावरिंग आने से पहले जस्ट नहीं देना है, फ्लावरिंग आ जाएंगे तब पानी देना है, उसके बाद आपका तैयार हो जाएगा। तो ये जब जब क्रॉस किया गया है वो ऐसा स्टेज है जहां पे आपको पानी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि लॉस हो सकता है कि ज्यादा पानी दे दोगे तो फ्लावर फ्लावर ही ना आए, वो गल जाए प्लांट, है ना। तो समझते हैं वीट, मतलब हम क्रॉप्स के बारे में समझ ले रहे हैं, वीट के बारे में, मेज के बारे में, ग्राउंडनट के बारे में, किसको कितना पानी चाहिए होता है, कब कब चाहिए होता है। तो वीट में एक होता है CRI इंडेक्स होता है, यानी कि क्राउन रूट इनिशिएशन, जब आपको पानी देने की जरूरत होती है, जो कि आपको एग्जैक्टली 21 दिन आफ्टर सोइंग, मतलब सो करने के बाद 21 दिन के बाद आपको पानी देने की जरूरत होती है। मेज में बात कर लेते हैं, स्टेजेस है टैसलिंग पे, जब मेल फ्लावर इमरजेंस होते हैं, जब फ्लावर निकलने लगते हैं तब। और सिल्किंग जब फीमेल होती है, फीमेल में सिल्किंग जब देखने को मिलती है, मतलब जो बाल वाला देखने को मिलता है, तब आपको पानी देने की जरूरत होती है। वही ग्राउंडनट की बात कर लेते हैं, तो आपको स्टेज जो है वो पिगिंग में, जब सुइयां बनना जब कहते हैं, छोटे छोटे जो पतले पतले जो बारीक निकलते हैं, या फिर पोट फॉर्मेशन, तब आपको पानी देने की जरूरत होती है। अब हम बात कर लेते हैं पैरामीटर की, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट की। तो मिट्टी की नमी आप सॉइल जो है वो सॉइल मॉइस्चर मीटर से आप मेजर कर सकते हैं, इसे कहते हैं सॉइल मॉइस्चर मीटर। ये बताता है कि आपकी मिट्टी में कितना पानी का मात्रा है, मतलब कितना मॉइस्चर है, ये बताएगा। तभी आप अपने प्लांट को, ऑप्टिमल प्लांट को पानी दे सकते हैं। ऐसे सिर्फ ऊपर से देखने से पता नहीं चलता है कि पानी की कितनी रिक्वायरमेंट है, हम अंदाज से देते हैं। तो कुछ ऐसा होता है कि जिस प्लांट को बहुत कम पानी चाहिए होता है, उसे हम अगर ज्यादा दे देते हैं तो हमारा ही लॉस देखने को मिलता है, फार्मर का लॉस देखने को मिलता है। अब आपको आप ये सोच रहे होंगे कि इरिगेशन जो है वो फ्री है। तो इरिगेशन फ्री है तब जबकि वो नेचुरल हो। मैनमेड में आपको फ्री नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ चार्जेस दिए जाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रिक यूज करते तो इलेक्ट्रिक के बिल्स आएंगे, अगर आप डीजल वाले पंप यूज कर रहे हैं तो डीजल के आएंगे, अगर आप कैनाल्स यूज कर रहे हैं तो आपको हर समय नहीं देखने को मिलेगा, उसको भी आपको इकट्ठा करने के लिए, पानी लाने के लिए लेबर कॉस्ट लगेंगे।
तो इस चीज का ध्यान रखें। हालांकि हर चीजें जो है वो आपको मापने की जरूरत होती है, और साथ में आपको टाइम इंटरवल यानी कि समय का अंतराल का ध्यान देना है कि हमने कब कब पानी दिया था, कब कब देने की जरूरत है, मतलब एक दिन गैप करके, 2 दिन गैप करके, ऐसा। तो फिक्स कर लीजिए एवरी 10 डेज। समर के लिए हम हर 10 दिन पे पानी देंगे, और विंटर में हर 20 दिन पे हम पानी देंगे। इस हिसाब से आपको पैरामीटर सेट करना है। आपका अगला पैरामीटर जो है वो वेदर पैरामीटर है, यानी कि मौसम का मापदंड, कि पानी जो है वो सूर्य की रोशनी, मतलब सूर्य के हीट से कितना पानी जो है इवेपोरेट होता है, यानी कि डेली कितना पानी उड़ जाता है। तो पानी जितना उड़ेगा उतना पानी आपको देना पड़ेगा। अगर पानी उड़ा ही नहीं है, पानी पहले से अवेलेबल है, कहने का मतलब इवेपोरेट नहीं हुआ है, तो क्यों पानी आप देंगे। तो ये आपको 4 पैरामीटर पे काम करना है। पहला पैरामीटर जो है वो मैंने आपको बता दिया है, दूसरा पैरामीटर भी बता दिया, तीसरा भी, चौथा भी पैरामीटर आपको बता दिया है। अब हम बात कर रहे हैं वाटर मैनेजमेंट मेथड की। अब किस किस टाइप के जो है आपको इरिगेशन और ड्रेनेज देखने को मिलता है। तो वाटर मैनेजमेंट मतलब वाटर मैनेजमेंट मेथड में 2 टाइप के हम बात करेंगे। पहला बात करेंगे हम इरिगेशन यानी कि सिंचाई पे, दूसरा बात करेंगे ड्रेनेज के बारे में। दोनों का डेफिनेशन क्लियर है, बाद में हम आपसे पूछने वाले हैं, आप जरूर बताएंगे। सिंचाई में हमारा यानी कि इरिगेशन का अलग अलग टाइप होता है। पहला होता है सरफेस, जो कि सतही कहते हैं, स्प्रिंकलर जो कि फुहारा होता है, और ड्रिप यानी कि ट्रिकल, ड्रिप में आता है, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, बूंदा बूंदा जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सरफेस में हम आगे बात करने वाले हैं, अभी हालांकि बेसिक्स बता दे रहा हूँ। ड्रेनेज में हम 2 तरीके का ड्रेनेज देखने को मिलता है, एक सरफेस जो कि सतही होता है, दूसरा सब सरफेस देखने को मिलता है, जो कि पाइप वगैरह, होल वगैरह करके हम पानी को निकालते हैं। एक होता है सतह, जिसको हम क्यारी या फिर हम अपने फावड़ा कुदाल से हम निकाल देते हैं, उसको बना करके रास्ता, ठीक है। अब सरफेस इरिगेशन क्या होता है, जिसे हम सतही सिंचाई कहते हैं, इसे हम ओपन फ्लड ओपन ओपन फ्लड मेथड के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। जिसे क्या होता है, फ्री फॉल हम वाटर को अप्लाई कर देते हैं फील्ड में, पानी बह जाता है पूरे इंटायर हमारा खेतों में, हमारे फील्ड में। उसे हम कहते हैं सरफेस इरिगेशन, जिससे कि सरफेस पे पानी रहता है। दूसरा हमारा है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इससे पहले आपको बता देता हूं कि इसमें एफिशिएंसी कितनी होती है, 30 to 40% यूज होता है। रेस्ट हमारा लॉस हो जाता है, मतलब 30 से 40% ही प्लांट को पहुंच पाता है, बाकी सब अलग ही स्तर पे रह जाता है पानी, और वो हमारे लॉसेस देखने को मिलते हैं। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा अगर आप स्प्रिंकलर यूज करते हैं तो हर जगह पाइप अगर लगाएंगे तो आपकी जो है वो कॉस्ट बढ़ेगी। ड्रिप इरिगेशन लगाएंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ेगी। पानी की बचत होगी, लेकिन ऐसे जगह पे यूज किया जाता है जहां पे पानी की कमी नहीं है और बहुत बड़ा लैंड है, वहां पे सरफेस इरिगेशन रिक्वायरमेंट है और वहां पे दिया जाता है, ठीक है। अब समझते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन मतलब फुहारा सिंचाई तो कहाँ होता है। तो ये वाटर स्प्रेड होता है, ये पाइप्स के द्वारा, इसका नोजल्स होता है, गन होता है, स्प्रिंकलर गन्स देखने को मिलता है। हालांकि इसमें आपको जस्ट पाइप का ये कॉर्नर या फिर माउथ कह सकते हैं वो दिख रहा होगा, लेकिन इसका एक गन आता है, इस टाइप का एक गन आता है, स्प्रिंकलर गन। ये आपको शॉट मारता है, जैसे ऐसे टाइप का आपको आवाज देखने को मिलता है, ठीक है। वो वाइब्रेट करते, झटका देते हैं पानी के फोर्स से, वो आपको स्प्रिंकलर तरीके का आपको देखने को मिलता है। एक होता है मॉइस्ट, ठीक है, एक होता है कि कह सकते हैं कि स्प्रे फॉर्म में, तो वो अलग होता है, जिसे फॉगर हम कहते हैं, ठीक है। फॉगर की बात करें तो फॉगर है स्प्रिंकलर में डिफरेंस है। स्प्रिंकलर में पानी की बूंदे बड़ी बड़ी होती है और ज्यादा मात्रा में होती है, फॉगर जो होता है वो मिस्ट होता है, ठीक है, मिस्ट फॉर्म में होता है। तो ये आपको मिस्ट फॉर्म में कहाँ देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है आपको पोली हाउस में, या कह सकते हैं ग्रीन हाउस में, ठीक है। लेकिन हमारा जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है ये ओपन आपको मिलेगा, ओपन इन्वायरमेंट में देखने को। तो ये डिफरेंस आप हमेशा दिमाग में रखिए कि हमारा जो फॉगर है, हमारा स्प्रिंकलर है, वो डिफरेंस है, ठीक। तो वाटर स्प्रे थ्रू पाइप एंड नोजल्स होता है अंडर हाई प्रेशर, जो कि बेस्ट सूटेड है अनइवन और अनड्यूलेटिंग सैंडी सॉइल के लिए, वेयर सरफेस फ्लो इज इम्पॉसिबल, ठीक है। ऊपर खाबर जमीन होता है जहां पे हम सरफेस इरिगेशन करेंगे भी अगर, तो वहां पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक जगह पे जो है सतह बहुत ऊंची होती है, एक जगह बहुत नीची होती है। तो पानी डालेंगे तो जो सरफेस इरिगेशन, तो जहाँ पे निचली जो हिस्सा होगी, जो जहाँ पे डीप होगा, वहां पे पानी अटक जाएगा, ऊंचाई पे तो पहुंच नहीं पाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रेन टाइप स्प्रिंकलर इरिगेशन को यूज करते हैं। अब समझ लेते हैं हम ड्रिप इरिगेशन के बारे में, यानी कि ट्रिकल इरिगेशन भी इसे कहते हैं, टपक टपक के जो सिंचाई करता है। हाईएस्ट वाटर एफिशिएंसी, जिसमें 90 to 95% मतलब सबसे अधिक जल का जो उपयोग है उसकी जो है दक्षता कम कर, मतलब कहने का मतलब कि जो वेस्टेज है वो बहुत कम होता है इसमें,
ड्रिप इरिगेशन में, क्योंकि इसमें प्लांट टू प्लांट, रूट टू रूट जो है वो वाटर को हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। इसकी कॉस्ट तो ज्यादा होती है, हालांकि हम ओपन फील्ड में ऐसे तो यूज नहीं कर सकते हैं इसको, लेकिन हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं, हम इसको यूज करते हैं जैसे कि कोई कह ले कि ऑर्चर्ड वगैरह हो गया, कह ले कि कोई हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हो गया, जैसे कोई फ्रूट क्रॉप्स हो गया, तो वहां पे यूज कर सकते हैं। साथ में हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ग्रीन हाउस में हम यूज कर सकते हैं। तो ये सब जगह पे हम इसको यूज करते हैं, जहां पे जल्दी आपको पाइप चेंज करने की, जगह बदलने की जरूरत नहीं होती है, उसको फिक्स कर देते हैं एक तरीके से। मतलब पाइप को दाएं बाएं कर सकते हैं, भले ही हार्वेस्टिंग के टाइम में या फिर ऐसे नॉर्मली इसको चेकआउट करने के टाइम में, नहीं तो ऐसे आप इसको अलग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपका बहुत बेनिफिट होता है। हालांकि ये जो मॉडल है हमारा ड्रीप का, वो कहाँ से आता है, वो आया है इजराइल से। ठीक है, जब पानी की बहुत किल्लत होती है, आपको पता है कि जो गल्फ कंट्रीज वगैरह है, जो सऊदी वगैरह एरिया है, जिधर पानी की कमी होती है, वहां पे तेल वगैरह ही ग्राउंड से निकलता है, तो वहां पे ऐसे पानी का हम यूज करते हैं। वहां पे आपको एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इस सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बाद में, हालांकि आपको बता दिया है कि कैसे क्या काम होता है और क्या जरूरत है और क्या है बेनिफिट। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट की बात कर लेते हैं, जो कि है वीड जो है वो ग्रोथ नहीं होता है। कहने का मतलब कि जब आप प्लांट के डायरेक्ट रूट में, जोन में ही आप पानी दोगे, तो अगल बगल से जो है वो वीड की ग्रोथ होगी नहीं, उनको पानी पहुंचेगी नहीं, इसलिए जो है वीड ग्रोथ वगैरह देखने को नहीं मिलती है। तो ये बहुत अच्छा फैक्टर है। साथ में जो अगल बगल की जो मिट्टियां हैं वो हार्ड रहती है, और सिर्फ यही वाले फर्श जो है वो गीले रहते हैं, मतलब जितना ऑप्टिमम जो यूज है उतना ही कर पाता है, ये वेस्टेज नहीं देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, इरिगेशन खत्म हो गया, हम ड्रेनेज को समझ लेते हैं। ड्रेनेज होता क्या है, कैसे कैसे ड्रेनेज देखने को मिलता है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, रिमूविंग एक्सेस वाटर। हमने वाटर को सिर्फ रिमूव करने की बात नहीं करी है, हमने बात करी है एक्सेस वाटर, मतलब जो ज्यादा मात्रा में जो पानी है उसको रिमूव करने की। तो हेल्दी सॉइल जो होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है पानी में, आपको भी पता है। तो यहाँ पे पानी जितना मात्रा में यूज होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। O2 में आपको पता है कि O2 जो होता है वो क्या है, हमारा ऑक्सीजन है। पानी में ऑक्सीजन पाया जाता है, तो पानी उतना ही यहाँ पे स्टे करेंगे जितना वो अपटेक कर सके। वाटर लॉगिंग का क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो डिस्प्लेस हो जाता है, पानी ज्यादा मात्रा में आता है तो निकल जाता है, फ्लोट हो जाता है, और ज्यादा मात्रा में ये खींच नहीं पाता है पानी। तो इससे क्या होता है, रूट जो होता है वो सफोकेट करने लगता है, चोकिंग करने लगता है। चोक करने का मतलब ये खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ये अचानक से इसको कह सकते हैं कि एक तरीके के इसको शॉक लग जाता है। ठीक है, ज्यादा पानी रहने से। तो ये ड्रेनेज बहुत ज्यादा जरूरी है। ड्रेनेज जो है, वेल ड्रेनेज की बात कर रहे हैं। पहला ड्रेनेज जो है हमारा सरफेस है, सतही, जहां पे हम खेतों में, मतलब क्रॉप्स में जो ड्रेनेज निकालते हैं, वहां ये वाला पॉसिबल होता है, जहाँ पे हमने क्यारी बनाते हैं, जहां से पानी को निकाल देने की व्यवस्था होती है, या फिर ट्रेवल कराते हैं हम पानी को, एक जगह पानी डालते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह करके निकल जाती है पानी। ठीक है, मतलब पौधों को मिल करके निकल जाती है, इसे हम कहते हैं सरफेस। दूसरा होता है सब सरफेस, जो कि हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं पाइप्स को अंडरग्राउंड पानी को निकालने के लिए। ठीक है, तो ये है ड्रेनेज का अलग अलग मेथड। अब समझते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है। वाटर शेड मैनेजमेंट आपको वैसे जगह पे देखने को मिलेगा जहाँ पे मैंने अभी बताया कि एपी और अरुणाचल प्रदेश साइड, तमिलनाडु साइड में, या फिर ऐसे कुछ माउंटेन चट्टानी वाली जगह पे, ऐसे ऐसे तो वाटर शेड मैनेजमेंट हर जगह किया जाता है, लेकिन ऐसे जगह किया जाता है जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, और जहाँ पे बारिश कम होती है, और वहां पे हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं। जब बारिश होती है तो वहाँ पानी को स्टोर कर सकते हैं फॉर फ्यूचर पर्पस के लिए। तो इसको हम कहते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट, मतलब बारिश का पानी को एक जगह को रोकना, स्टोर करना को। ठीक है, उसे हम कहेंगे वाटर शेड मैनेजमेंट, जिससे हम वाइल्ड सॉइल को क्या करेंगे, सॉइल कंजर्व करेंगे, रेन वाटर को हम वापस से हार्वेस्ट करने में यूज कर सकते हैं, रन ऑफ से हम बचा सकते हैं, सॉइल इरोजन से बचा सकते हैं, और रिचार्ज कर सकते हैं वापस से ग्राउंड वाटर को। कहने का मतलब कि जब हम ग्राउंड वाटर से ज्यादा पानी निकालेंगे तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कम जाएगा, हमारे पीने के लिए भी नहीं रहेगा। इसलिए हम इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रिचार्ज के रूप में काम कर सकते हैं। तो आपको पता है इंडिपेंडेंट जो है वो ज्योग्राफिकल एरिया हमारा है, रेनफॉल का जो ड्रेन एरिया है वो आउटलेट के माध्यम से यहाँ निकाला जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा मॉडल है पानी बचाने का, इस पे ध्यान देंगे हम। हालांकि हम की कंपोनेंट समझ लेते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट का। तो आपको पता है कि प्लांटिंग, जो एफोरेस्टेशन होता है, यहाँ पे ट्रीज को हम प्लांट करते हैं, चेक डैम्स वगैरह बने रहते हैं, जो ऊपर से पानी आकर के नीचे आता है और स्टोर होता है कहाँ पे,
यहाँ पे एक तालाब बनाया जाता है, रिजर्वर, वहाँ पे प्लांट्स का जो भी पानी है वो यहाँ पे इकट्ठा होता है। फिर यहाँ पे जब इकट्ठा होता है तो यहाँ से हम वापस से पंप सेट लगा करके वापस से इन सबको पानी देते हैं। तो ये वाला जो जगह है वो बहुत ज्यादा कठिन होता है पानी को स्टोर करने के। अब हम समझते हैं इरिगेशन वाटर क्वालिटी, सिंचाई के जो पानी के लिए देते हैं उसको गुणवत्ता कैसे चेक करते हैं। तो पुअर क्वालिटी वाटर कैन पॉइजन द सॉइल, मतलब खराब पानी जब आप देते हैं जिसमें बहुत ज्यादा आयरन मैग्नीशियम बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जिसमें पानी में आप देखते हो कि भारी पानी कहते हैं कोई लोग, कोई लोग कहते हैं कि पानी पतला है, कोई लोग कहते हैं मोटा है। कहने का मतलब उसमें प्रेजेंट्स होते हैं जो भी जैसे कि जो धातु वगैरह कुछ प्रेजेंट्स होते हैं, तो उससे पानी मोटा हो जाती है, उससे सॉइल की जो हेल्थ होती है वो भी डैमेज होती है। तो पानी को हम चेक करते हैं पहले। हर जगह जो है कहते हैं कि खेती पॉसिबल नहीं है, इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि हर जगह का पानी का जो है वो क्वालिटी अलग अलग होती है। तो पानी को हम टेस्ट करते हैं कैसे, तो इसके पीएच लेवल चेक किया जाता है, पीएच कहे तो पावर ऑफ हाइड्रोजन चेक किया जाता है। पानी की क्वालिटी चेक करने का और ज्यादा स्टैंडर्ड्स हैं इसमें कि कितना क्या कितना मात्रा में क्या है, कितना मात्रा में क्या है, ये चेक कर करके ही हम पानी को देते हैं। ठीक। अब हम जान जाते हैं कि सोडिसिटी क्या होता है और अल्कलिनिटी क्या होता है। तो क्षारीय का खतरा जो होता है हमारा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब हम सोडियम अब्जॉर्ब होने लगता है, तब यहाँ पे आपको क्रैकिंग्स वगैरह देखने को मिलता है। सोडियम कार्बोनेट RHC की बात कर रहे हैं, जो एक्सप्लोजन होता है। टू मच सोडियम डिस्ट्रॉय सॉइल स्ट्रक्चर मेकिंग इट हार्ड एंड इम्परमेबल। तो ये बहुत ज्यादा डेंजर होता है जब आपको सोडियम ज्यादा देखने को मिलता है मिट्टी में, तो मिट्टी क्रैकिंग्स आ जाते हैं और ये टूटने लगते हैं। तो इसमें जो है वो प्लांट की ग्रोथ करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, प्लांट्स वगैरह मरने लगते हैं। अब समझते हैं कि आयरन टॉक्सिसिटी क्या होता है। तो जहाँ पे बोरोन और क्लोराइड की देखने को मिलता है मात्रा, तो वहां पे क्या होता है, ये इवन टीनी अमाउंट्स आर हाईली टॉक्सिक टू सेंसिटिव क्रॉप्स लाइक फ्रूट एंड ट्रीज। तो जो छोटे मात्रा में जो जैसे कि ब्रोन और हम क्या कह सकते हैं कि क्लोराइड की बात कर रहे हैं, इसकी अगर मात्रा ज्यादा हो जाती है तो दिक्कत होती है, अगर कम जाती है तो दिक्कत होती है। तो यानी कहने का तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी अगर आपके अंदर डिफिशियंसी है आपके प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स को डैमेज कर सकती है। तो इस चीज का भी हम ध्यान रखेंगे, टॉक्सिसिटी का भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों अभी तक जो हम पढ़े हैं उसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप agrifear.in वेबसाइट पर जाएं, जहाँ पे नोट्स आपको मिलेंगे, साथ में आपको बुक मिलेंगे, ई बुक आपको देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे आप फ्री में देख सकते हैं। हालांकि हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि क्विज को आपको अटेम्प्ट करना है हर हाल में। क्विज जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा, साथ में हमारा A to Z जो है वहाँ पे डिक्शनरी देखने को मिलेगा, वो एग्रीकल्चर का जरूर चेकआउट करें। और यहाँ पे आपको आर्टिकल्स वगैरह भी देखने को मिलेगा, तो मस्ट चेक करना ना भूले इस चीज को। अगर आपको और भी सारी चीजें समझनी है तो हमारा एक और चैनल है जो कि हमारा एग्रीफेयर के नाम से है। ठीक है, एग्रीफेयर के नाम से है, उस चैनल को विजिट करें और वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं एग्री बिजनेस से रिलेटेड, या फिर आपको प्रैक्टिकल वीडियो देखना है तो वहाँ देख सकते हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इसकी समरी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सोर्सेज जो है आपको टॉप सोर्सेज में क्या था, ट्यूबवेल था जो कि मोर देन 60%, कैनाल जो है वो नॉर्थ साइड में, और टैंक जो है साउथ साइड में आपको देखने को मिल रहे हैं। वाटर रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट राइस में कितना है, तो 1200 से 1500 mm आपको देखने को मिलता है। वीट में आपको कितना देखने को मिलता है, मिलेट्स में हमने इस पे बात किया है, फॉर्मूला की भी बात कर लिया है। साथ में हमने क्या किया है, शेड्यूलिंग किया है कि हमने देखा है क्रिटिकल स्टेज वगैरह क्या होता है, कौन कौन से स्टेजेस में क्रॉप्स को पानी देना चाहिए, उसके बारे में हम स्टडी करके ही पानी देंगे। फिर हमने समझा इफिशियंसी कि सरफेस वाटर कितना वर्थ होता है, ड्रिप इरिगेशन वेस्ट होता है, कितना पानी किसमें बचता है, कितना पानी किसमें खपत होता है, इसके बारे में हमने डिटेल में बात की है। उसके अलावा हमने वाटर क्वालिटी की बात की है, सैलिनिटी, सोडिटी और टॉक्सिसिटी के बारे में हमने बात किया है। तो तो जब पानी में अगर ज्यादा बोरोन और क्लोराइड होता है तो वो भी क्या होता है, डैमेज करता है प्लांट को, टॉक्सिसिटी होती है। सॉलिडिटी के बारे में भी हमने बात किया है, सैलिनिटी के बारे में भी बात किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने अभी तक पढ़ा है एक बार जरूर से कमेंट करें, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो समझ में आएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, और कुछ चीजें छूट रही है तो भी आप बताएं।
और डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे जुड़ कर भी आप यहाँ पे एमसीक्यूज वगैरह देख सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, कुछ नोट्स वगैरह डिस्कशन कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस वगैरह वहाँ पे ग्रुप बना हुआ है एग्री सर। तो ये वीडियो उम्मीद करता हूँ वीडियो सुनता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।